हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट को कवर कर चुका है, जिसमें हम लोग बात किए थे स्थानीय स्वशासन क्या होता था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग व्यक्तियों ने किस तरह की समितियाँ बनाने का उद्देश्य दिया गया है और उन्होंने क्या कहा है। कभी कहा उन्होंने कि द्विस्तरीय होना चाहिए, कभी कहा है कि जो पंचायत होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, कभी कभी तो 4 स्तरीय पंचायतों की भी बात हम लोगों ने देखा। तो वहाँ तक तो हमने सिर्फ ये बात किया कि किन विशेष लोगों के द्वारा किस तरह से पंचायतों को कार्य करने का या गठन करने का, संरचना का प्रावधान किया गया, ये हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान किस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, यानी इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने चलते हैं। और ये जो होगा ये तीसरा पार्ट होगा। ये पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा पार्ट है, तो ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग वो 2 पार्ट देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम था 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था सन 1992 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। क्या कहता है 73वां संविधान संशोधन? वो चेंजिंग किया, कुछ संशोधन हुआ हमारे संविधान में और कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई, जैसे कि भाग 9, ठीक है, और 11वीं अनुसूची और 16 नए अनुच्छेद। तीनों बातें सही हैं दोस्तों। तीनों बातें जो हैं वो 73वां संविधान संशोधन के तहत हमारे सामने आई। सबसे पहले भाग 9 देखने को मिला, क्योंकि इसके पहले 8 ही भाग था। 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नियम दिए गए हैं और 11वीं अनुसूची लाई गई और उसके साथ ही 16 नए अनुच्छेद आए। 16 नए अनुच्छेद आए 243 से लेकर के, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, 243 ओ। तो 243 एक हो गया, फिर उसके बाद 243 ए बी सी डी, ऐसे करते करते ओ जो होता है वो 15 पे आता है। ठीक है, तो उसी तरह है ओ। तो यहाँ से कुल 16 नए अनुच्छेद आए। ठीक है, और इस 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय रखा गया। कितने विषय रखा गया? 29 विषय। इस विषयों का काम था विधि बनाने की शक्ति थी। यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति किसमें थी? इसी विषयों में निहित थी। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ ये तो 1992 में पारित हुआ, लेकिन पूरी तरीके से भारत में परिवर्तन कब हुआ? तो वो हुआ था 1993 में, यानी ठीक 1 साल बाद। और दिन था 24 अप्रैल का, दिनांक 24 अप्रैल का। इसी दिन ये लागू हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को क्या बोला जाता है? पंचायत दिवस। याद रहेगा आपको बातें ना। आइए आगे देखते हैं। संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। था क्या? है भी। पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 1994 में तुरंत इसने लागू किया और लागू करने के बाद तुरंत चुनाव भी इसने कराए। तो जो सबसे पहला राज्य हमारे देश में हुआ वो था मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश के एग्जाम में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल भी होता है। तो ज़्यादातर एमपी वाले स्टूडेंट जो हैं उन्होंने आग्रह किया था कि सर आप इस वीडियो बनाइए, और पढ़ाना तो मुझे था ही पॉलिटी में। तो मैंने थोड़ा सा लेट इसलिए गया कि सिस्टम से चल रहा था मैं एक एक करके, तो टाइम आ गया 243 अनुच्छेद के बारे में बात करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला राज्य था मध्य प्रदेश। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को, जो कि आयरलैंड से लिया गया, मैंने आपको बताया था ना, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गठन करने का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। तो आप याद रखिएगा, या इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, या आपसे भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अनुच्छेद 40। ठीक है, 40। और ये 40 किस में आते हैं? तो याद रखिए 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं, और ये भाग 4 में है और उसी में ये 40 भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 4 का जो आया था अलग से जोड़ा गया था, जिसे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, वो 4 का था, और अनुच्छेद जो उसका था वो 51 का था। ठीक है, तो ये है 36 से 51 तक।
इसके बाद देखिए पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा लिख दिया हूँ, पूरे के पूरे 15 से 16 जो भी हैं सबके बारे में। तो एक नज़र आप इस पर डालिए हमारे साथ। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद क्या है, देखिए 243 सिर्फ और सिर्फ बताता है परिभाषा के बारे में, सिर्फ और सिर्फ परिभाषित करता है इस पंचायत को, जैसा कि हमने ऊपर अभी हमने आज देखा। उसके बाद 243 ए, कहानी ए से शुरू होती है और ओ तक जाना है हमें। कहीं कहीं दोस्तों क ख ग घ अंगा ऐसे करके भी देता है, ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप उंगली पे गिन सकते हैं। 243 ए में सबसे छोटा जो है वो है ग्राम सभा, ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में बात करता है। 243 बी बात करता है पंचायतों का संविधान, ठीक है। 243 सी बात करता है पंचायतों का गठन कैसे हो, ठीक है भाई, संविधान रहेगा तभी तो, कोई नियम कानून रहेगा तभी तो गठन होगा। पहली बात तो ग्राम सभा है, ठीक है, दूसरी बात ग्राम सभा के संबंधित जो है संविधान है और फिर उसका गठन। 243 डी में दोस्तों ये है आरक्षण, सीटों का आरक्षण कि ओबीसी एससी एसटी अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या आरक्षण होगा। 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल है, ठीक है। और यफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं हैं, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में बताया गया 243 यफ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, यफ याद रखिएगा। यफ माने फेल माने अयोग्यता, ऐसे याद करिए, फेल माने अयोग्यता, ठीक है। इसके बाद देखिए 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, ठीक ना, तो याद रखिएगा जूनियर जी ऐसे कर लीजिए, याद कर लीजिए, जूनियर जी मतलब पावरफुल है, ठीक है, तो ऐसे जी से याद कर लीजिए पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, इस तरह से। 243 एच बताता है पंचायतों की करारोपण की शक्ति, करारोपण की शक्ति बताता है किसमें, एच में है। और 243 आई जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और ये है अनुच्छेद 280 में। तो आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 280 के बारे में बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो ये याद रखें कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 243 आई, ठीक है, आई। इसके बाद जे पे है पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण, यानी ऑडिटिंग का काम जो होगा वो जे पे होगा, ठीक है। और के पे है पंचायतों का चुनाव, पंचायतों का चुनाव। 243 यल पे है संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, और 243 यम में है कतिपय मामलों में किसी स्पेशल भाग पर लागू होना। 243 यन पे है पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का लागू रहना, ठीक है। और ओ जो लास्ट में है वो है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। तो इस तरह से कुल 16 है, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार आप चीज़ों को देखे रहेंगे तो कम से कम आपको पता रहेगा कि इसके अंडर में कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें कही गई हैं। आगे देखिए पंचायतों के गठन एवं संरचना, ये हमें जानना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है दोस्तों यहीं से बनते हैं। देखिए 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है और संरचना के बारे में सी बताया गया है। संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 सी और 243 बी जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात करता है। तो कुल 3 तरह की स्टेप हैं जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुल 3 तरह की स्टेप हैं। एक है ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत। जो बीच वाला होता है ना उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कभी कभी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, कभी कभी मंडल के नाम से जाना जाता है, कभी कभी मध्यवर्ती और कभी कभी क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता है। तो कई सारे इसके नाम होते हैं, बाकी ऊपर नीचे वाला सेम होता है, ग्राम और जिला इसमें चेंज हो जाता है। कई लोगों के यहाँ देखिए ब्लॉक होता है, जबकि कई लोगों के यहाँ मंडल होता है, कई लोगों के यहाँ मध्यवर्ती इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगह क्षेत्र बोला जाता है, कई जगह पंचायत भी बोला जाता है, कई जगह अंचल बोला जाता है। तो कई सारे इसके नाम हैं। हमको यहाँ जो ध्यान देना वही ध्यान देना है कि जो सबसे छोटी इकाई है यानी गाँव, वहाँ की जनसंख्या 1000 अगर रहेगा, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान, मतलब ये मिनिमम है, ऐसा नहीं कि 1000 से ज़्यादा 1200 हो गए तो 2 ग्राम प्रधान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक लमसम जो दिया गया वो है कि 1000 जनसंख्या पर एक प्रधान होगा जिसको हम ग्राम प्रधान बोलेंगे, यानी वो इस ग्राम पंचायत का हेड, वो इस ग्राम पंचायत का हेड होगा। ये जो ब्लॉक मंडल मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें इसके प्रमुख चुने जाते हैं, इसके प्रमुख चुने, तभी तो हम लोग बोलते हैं भाई ब्लॉक प्रमुख, तो बोलते हैं ना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आ गया है, मंडल प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, या कभी कभी इसको क्षेत्र पंचायत भी बोला जाता है, क्षेत्र पंचायत बोला जाता है इसको, ब्लॉक प्रमुख, तो बात एक ही है। ये मध्यवर्ती स्टेप में चीज़ें हैं। और जो जिला पंचायत है ना, ये है कि प्रत्येक जिले के लिए एक अध्यक्ष चुना जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जिलाध्यक्ष या जिला पंचायत,
ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें होती, कुछ लोग होते हैं जिला पंचायत सदस्य होते हैं और कुछ लोग उसमें से सब लोग सदस्य मिलकर एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। तो दोनों बातों पे फोकस करिएगा। हर जिले के लिए एक अध्यक्ष होगा, सदस्य तो कई सारे होंगे लेकिन जो अध्यक्ष होगा वो एक होगा, ठीक है। आइए, हाँ, अगर किसी राज्य, कोई ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती जो स्तर है उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। ये जो हम बीच वाला स्तर देख रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत को संभाल लेंगे और बड़े लेवल पे जिला पंचायत की बात कर लेंगे, वहाँ मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा गोवा में दोस्तों 3 स्तर का पंचायत है और इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ये दो तो हमने देखा। देखिए परिषद और पंचायत देखिए कंफ्यूज मत होएगा, बात एक ही है सब यहाँ पे। तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद या जिला पंचायत, बीच में एक नया उनके यहाँ आ गया तालुका समिति। तो है त्रिस्तरीय ही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ चीज़ें अलग कर दिया है, तालुका समिति एक नया नाम दे दिया, तो ये याद रखिएगा। हाँ, और चीज़ याद रखिएगा आप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पंचायत नहीं है। कौन कौन से? MMN, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे पंचायत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्तरीय जो है सुविधा है और ये है जनजातीय परिषद। उस एक स्तरीय का नाम भी क्या है? जनजातीय परिषद, ठीक है। क्योंकि ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, ठीक है। तो उनके लिए जनजातीय परिषद है, वहाँ पे ग्राम पंचायत या जिला पंचायत और मंडल पंचायत इन सब चीज़ों जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं की कि किस प्रकार से किस राज्य में क्या क्या फॉलोअर्स हुए हैं। तो याद रखिए, देखिए जो स्तर हैं ये कुल 4 तरह के स्तर हैं, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 स्तरीय की। 4 स्तरीय ये बिल्कुल नया है, ठीक है। तो 4 स्तरीय में क्या क्या करेंगे? देखिए एक तो ग्राम पंचायत हम देखते हैं, एक जिला परिषद पढ़ते हैं। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वो ये रहा, बीच में इन्होंने 2 मध्यवर्तियों को लाए हैं और जबकि होते एक ही हैं त्रिस्तरीय, लेकिन एक अकेला राज्य ऐसा है पश्चिम बंगाल जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। तो एक का नाम है अंचल पंचायत, दूसरा नाम है आंचलिक परिषद। अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद, ये नाम आप याद रखेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इसको मैंने अलग से बता दिया आपको। आइए अब शुरू करते हैं जहाँ पे एक है, मतलब सिर्फ ग्राम पंचायत, वहाँ पे ब्लॉक और जो मिडिल लेवल पे वो भी नहीं है और जो जिला है वो भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य, मतलब बहुत छोटे छोटे राज्य हैं सब, जैसे केरल हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। उधर उत्तर पूर्व भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखिए MMN, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तो हट गए क्योंकि उनके यहाँ जनजातीय परिषद है। बचा वहाँ पे कौन? सिक्किम है, मणिपुर, ये हमने दोनों यहाँ देख लिया और त्रिपुरा देख लिया यहाँ पे, तो 3 ये निकल गए। बाकी का जो आपका अरुणाचल था वो बचा हुआ है, अरुणाचल को अलग से बताऊँगा, अरुणाचल को अलग से रखिएगा, बाकी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये एक पंचायत हो गया। उसके बाद 2 पंचायत में क्या है? 2 पंचायत स्तरीय पे, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और हरियाणा हो गया। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है? 2 स्तरीय हैं। 3 स्तरीय ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, ग्राम, जिला और बीच वाला क्या हो जाएगा? पंचायत समिति कहिए, मंडल समिति कहिए या ब्लॉक प्रमुख कहिए, कुछ भी कहिए, बात एक ही है। तो अपना यूपी हो गया, बड़े बड़े जो राज्य हैं, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया। तो जो बड़े बड़े राज्य हैं, हालांकि बड़े राज्य में आपका मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी आता है, लेकिन इसको एक्सेप्शन के तौर पर आप हटा लीजिए थोड़ा सा, या उड़ीसा भी आता है बड़े में। तो ये तीनों को हम 2 स्तरीय पे रखे हुए हैं। बाकी जो हैं बड़े में वो एक कॉमन रूप से देख सकते हैं कि वो सारे के सारे त्रिस्तरीय में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों स्थानीय निकाय के बारे में बात करना। स्थानीय निकाय के बारे में अनुच्छेद 243 में बताया गया है, ठीक है। और योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, कहीं कहीं इसको योग्यता और कहीं कहीं डिस्क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको बता दूंगा भी क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 243 F माने फेल्योर, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो छोड़िए आप। यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए। अगर चुनाव कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो पहली बात तो विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ठीक है। दूसरी बात 21 वर्ष की आयु जरूरी है और तीसरी बात किसी विधि द्वारा वंचित न किया गया हो। तो बहुत कॉमन सी बात है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं अपने तरीके से। निर्वाचन के लिए अगर हम बात करें कि कैसे इनका निर्वाचन होगा, तो देखिए कुल 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तर पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक हो गया गांव,
ठीक है, और माध्यमिक और जिला, जहाँ पे ये 3 स्तर हैं वहाँ पे देखिए सदस्य जो इनके होंगे 3 स्तर पे जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। देखिए चाहे वो गांव वाले सदस्य हों, चाहे वो इसके माध्यमिक पे हों, चाहे वो जिला के हो, तीनों के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है, वोटिंग होती है। ठीक है, जबकि जब हम आते हैं माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर तो वहाँ जो अध्यक्ष होते हैं, देखिए अलग अलग मैं अध्यक्षों को बता दे रहा हूँ, एक ग्राम स्तर के अध्यक्ष और बाकी यहाँ पे 2 हो गए आपके माध्यमिक और जिला वाले। तो माध्यमिक और जिला वाले का देखिए ध्यान से कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जनता क्या करती है ना, जनता सदस्यों को चुनती है। क्लियर आ रहा है आपको वीडियो? सबसे पहले जो जनता होती है ना वो सदस्यों को चुनती है। किन की सदस्यों को? चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे वो माध्यमिक पंचायत की बात करें, चाहे वो जिला पंचायत की बात करें, इन तीनों के सदस्यों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। प्रमुख को जनता नहीं चुनती है। हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं क्या? नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं क्या? नहीं। हम लोग प्रमुख जो होता है उसको नहीं चुनते हैं, हम लोग सदस्यों को चुनते हैं। हम लोग MP चुनते हैं, हम लोग MLA चुनते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। हम जिन सदस्यों को चुने होते हैं ना वो सदस्य मिल करके अपना नेता चुनते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जिन सदस्यों को चुने होते हैं ये सदस्य मिल करके अपना नेता चुनते हैं। यानी गाँव के लिए ग्राम अध्यक्ष हो जाएगा और इसके लिए आपका जिला अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेड चुनेंगे और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, जो चुन के गए रहते हैं उन्हीं के द्वारा। और देखिए अगर गांव वाले की बात करें तो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से, मतलब कि जो प्रधान वगैरह होते हैं ना, इनको जैसा हर राज्य का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वे है, तो राज्य जैसे राज्य का विधानमंडल जैसे भी निर्धारित करता है उस तरीके से चुनाव होगा। इस पूरे के पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में 2 डिपार्टमेंट पूरा जोर शोर से अपना काम करते हैं, एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक राज्य वित्त आयोग भी, क्योंकि फाइनेंशियल संबंधित सारा चीज़ें वो देखता है ना, तो दोनों मिलके करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग प्लस जो है आपका क्या, जो अनुच्छेद 280 था राज्य वित्त आयोग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोनों मिल करके अपना काम करते हैं, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, हाँ राज्य निर्वाचन आयोग भाई विशेष रूप से भाग लेता है, लेकिन उसकी सहायता के लिए 280 भी बैठा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं कार्यकाल पर। तो कार्यकाल देखिए गठन से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, और अगर किसी वजह से नया निर्वाचन हो रहा है और कार्यकाल होने के पूर्व, ठीक है, तो देखिए नया निर्वाचन मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से है कि मान लीजिए किसी का टाइम पूरा हो रहा है, ठीक है, और नया चुना जाना है, तो जब तक उसका टाइम पूरा हो ना उसके पहले ही नया चुन लिया जाना चाहिए, ताकि जैसे उसका पूरा होगा तुरंत एक नया आ जाएगा। नहीं तो अभी सुनो, अभी जैसे मान लो जनवरी 2017 में किसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो हम फरवरी में चुनाव कराने जाएंगे, फिर 2 महीना चुनाव होगा, तो मतलब 2-3 महीने की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो ये कहा गया कि जनवरी में अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 2016 के अंदर ही आप चुनाव करा लो, जनवरी 2017 के अंदर, ठीक है, ये आप चुनाव करा लो, 2016 में चुनाव करा लो, तो लास्ट में करा लो, ताकि जैसे जनवरी में हटेंगे तुरंत एक नया वाला आ जाएगा। तो इस तरह से बातें की गई यहाँ पे कि नया निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने से पूरी हो जाएगा। हाँ, भंग होने पर 6 माह पूर्व ही चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी वजह से बीच में भंग हो गया, भाई तमाम कंडीशन होती हैं, स्थिति परिस्थिति आती है, भंग भी होते हैं, तो किसी वजह से अगर भंग हो रहा है तो जो चुनाव होगा वो 6 महीने पहले ही हमको रेडी कर लेना है। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भंग हो रहा हो और सिर्फ खाली 6 माह बचा हुआ हो, तो 6 महीना के लिए प्रधान चुनना या फिर किसी को भी निर्वाचन करना वो सही नहीं। 6 महीना टाल ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे, क्या करना है। तो अगर बात 6 महीने की खाली हो तब आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा हो तो फिर कराना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई 4.5 साल तक रह गया हो और आखिरी के 5-6 महीनों में कुछ दिक्कत परेशानी हो गई और हट गया हो, तो बाकी 6 महीने के लिए चले नया चुनाव कराने, फिर आखिर वो 6 महीना जब से कंप्लीट होगा फिर नया चुनाव कराने, तो बोझ बढ़ेगा ना यार, राज्य वित्त आयोग पे भी बोझ बढ़ेगा, राज्य निर्वाचन आयोग पे भी बोझ पड़ेगा। तो इस वजह से कहा गया अगर 6 महीना की बात हो तो उसको आवश्यक नहीं है, बाकी कंडीशन में हम कराएंगे। आरक्षण के बारे में कहा गया दोस्तों, आरक्षण के बारे में कहा गया कि जो SC और ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, इनको जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में 1/3, ठीक है, OBC में भी अगर राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। ठीक है, देखिए SC ST को देगा जनसंख्या के अनुपात में। 2 बातें हैं यहाँ पे
SC/ST को देगा जनसंख्या के अनुपात में। भाई जहाँ ज़्यादा SC/ST हैं वहाँ उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ दे दो सीट, आरक्षण कर दो। और महिलाओं के प्रत्येक वर्ग में 1/3 कर लो, और OBC जो भी हों उसमें भी आप आरक्षण दे सकते हो। तो राज्य इस तरह की व्यवस्था करता है, हाँ, अपने विधानमंडल से चीज़ों को पास करके अपनी व्यवस्था बनाता है कि किस तरह से हमको कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट देनी है। हाँ, शेड्यूल कास्ट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश था, मैंने पीछे बोला था आपको, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये 83वां संविधान संशोधन सन 2000 में हमारे सामने आए बात, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण व्यवस्था इसलिए नहीं कि वहाँ जो है SC है ही नहीं, SC मुक्त राज्य है, वहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पे आरक्षण जैसी भी कोई व्यवस्था भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल में सन 2000 में एक नियम आया, संशोधन किया गया, पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन किया गया और OBC को आरक्षण दिया गया। तो मैंने आपसे कहा कि अगर राज्य चाहे तो OBC के आरक्षण देने की व्यवस्था बना सकता है। और SC/ST तो भाई जनसंख्या के अनुपात में है, तो जनसंख्या अगर होगी उस अनुपात में तो उनकी सीट रहेगी, बाकी महिलाएं तो फिक्स हो गई 1/3 पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए मैंने लिख करके तैयार कर लिया और सिर्फ आपको बताना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नगरीय प्रशासन यानी नगर पालिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो चीज़ों को पूरा पढ़ा जाएगा। कई लोग सोच रहे थे कि सर 2 ही वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गया, नहीं यार, अभी शुरू हुआ है और अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी पे आएंगे, जो महानगर होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। एक विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड पे क्लिक किया करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपके सारे कोर्स जो छूटे हुए हैं वो मैं जल्दी से कंप्लीट करा सकूँ। मुझे भी बहुत जल्दी कि मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम है 2018 से की शुरू तक ही मैं पूरा भी नवंबर दिसंबर, हमारे पास पूरा समझ लीजिए 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने से ज़्यादा का समय है। तो इस 1.5 महीने में मैं टारगेट रखा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा के डिटेल में ख़त्म करूँ। कोई बहुत जल्दी भी नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा ख़त्म करो तो आधा छूट जाए, ऐसा भी नहीं है। आराम आराम से लेकिन अच्छे से कवर करते चलें। तो कल से मैं ज़्यादा चीज़ें आपके सामने लाऊंगा और ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, तो आप उसको देखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।